बेंगलुरु के व्यालिकावल इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 6 क्रॉस पाइप लाइन रोड पर मौजूद एक 3 मंजिला बिल्डिंग और उस इमारत के कमरे में रखा 165 लीटर का एक सिंगल डोर फ्रिज। उसी फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के करीब 50 से 59 टुकड़े बंद थे। करीब 19 दिन बाद इस कमरे का दरवाजा शनिवार यानी 21 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे खुला था। उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी किराएदार के तौर पर रहने आई थी। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी वहां अकेली रहती थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह ये थी कि हर रोज वो सुबह 9:30 बजे घर से निकलती और रात 10:30 के बाद ही घर लौटती। महालक्ष्मी की मां और बहन बेंगलुरु में रहते हैं। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फोन बंद हो गया। उसकी मां और बहन लगातार फोन करते रहे पर बात नहीं हो रही थी। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हुए बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी मां और बहन का पता और फोन नंबर दिया था। मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फोन किया और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी दी। बीते 19 दिनों से वैसे ही महालक्ष्मी से मां की बात नहीं हुई थी। मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा गई। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी मां के पास रहती थी। वो फौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के साथ घर पहुंची। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि सभी पीछे हट गए। कुछ देर बाद हिम्मत कर फिर से वो अंदर गए। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे छोटे यहाँ वहां पड़े थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भागे। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा वो दिल दहलाने वाला था। मकान मालिक फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब पुलिस कमरे में दाखिल हुई, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि उनसे रुका नहीं गया। पुलिस टीम भी बाहर निकल आई। फिर डबल मास्क मंगाया गया। डबल मास्क पहनकर फिर से पुलिस कमरे में गई। फ्रिज का दरवाजा खुला था। सामने सब कुछ दिख रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे। बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में रखा था महालक्ष्मी का सिर। अब फ्रिज के बाहर पुलिस की नजर कमरे के फर्श पर पड़ी। फर्श पर नजर पड़ते ही खुद पुलिस वालों के पांव कांप गए। जमे हुए खून के साथ साथ छोटे छोटे मांस के टुकड़े इर्द गिर्द पड़े थे। तलाशी के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर रखा एक मोबाइल मिला। ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था। जब मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि इस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फोन से कोई कॉल की गई और ना ही कोई कॉल रिसीव की गई। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के दरमियान ही हुआ है। महालक्ष्मी की मां और बहन से शुरुआती पूछताछ के बाद पता चला कि साल 2019 तक ये पूरा परिवार नेपाल में ही रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक नामचीन मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। बाद में दोनों की एक बेटी हुई। साल 2023 तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ रहती थी, जबकि महालक्ष्मी 5 महीने से व्यालिकवल इलाके में किराए के मकान में रह रही थी, वो भी अकेली। हर 15 दिन या महीने में एक बार वो अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया करती थी। हेमंत और महालक्ष्मी के बीच दूरी की वजह थी लव ट्रायंगल।
हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफी झगड़ा होता था। इसी झगड़े की वजह से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी अपने पति हेमंत से अलग रहने लगी थी। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस में ज्यादा लोगों से घुली मिली नहीं थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। रोजाना सुबह 9:30 बजे काम पर चली जाती और रात 10:30 के बाद घर लौटकर आती थी। पड़ोसियों ने कई बार एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी को घर से पिक और ड्रॉप करते जरूर देखा था। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो अब तक महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं था। इन दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ नहीं मिला जिनसे इन पर शक किया जा सके। तो फिर सवाल ये था कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल है कौन? कौन है जिसने इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया? बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल भी शक की सुई को अजनबी की तरफ घुमा रही थी। हालांकि बकौल पुलिस उस अजनबी की जानकारी उनके पास है, उसका नाम भी उन्हें पता है। यहाँ तक कि ये भी पता है कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल जा चुका है। पुलिस इसलिए उसके नाम का फिलहाल खुलासा नहीं करना चाहती ताकि वो अलर्ट ना हो जाए। पर बेंगलुरु पुलिस की माने तो एक बार वो शख्स हाथ आ गया तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पुलिस को ये भी पता चला है कि 2 सितंबर यानी जिस दिन से महालक्ष्मी गायब हुई और उसका मोबाइल बंद हुआ, तभी से महालक्ष्मी के घर पर कभी कोई नहीं आया। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी 2 सितंबर या उसके बाद कभी महालक्ष्मी के घर से कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी जिससे उन्हें शक होता। हालांकि क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस का मानना है कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ था। इस थ्योरी के पीछे की वजह यह है कि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती है वहां किसी लाश को लेकर पहली मंजिल तक जाना मुमकिन नहीं है। जिस तरह से कत्ल के बाद महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े किए गए, उसे देखकर पुलिस को लगता है कि कातिल जल्दबाजी में नहीं था, यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से लाश के टुकड़े किए, यानी कत्ल के बाद भी वो कई घंटे या बहुत मुमकिन है पूरी रात वहीं रहा। हालांकि हैरानी इस बात पर है कि किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। महालक्ष्मी के जिंदगी में बेशक कई दोस्त थे, लेकिन उसके साथ काम करने वाला मुक्ति रंजन रॉय सिर्फ और सिर्फ उसे ही चाहता था। वो महालक्ष्मी को लेकर पूरी तरह पोसेसिव था। मगर इस लव स्टोरी में सबसे अजीब और दर्दनाक ट्विस्ट तब आया जब मुक्ति रंजन रॉय की नजर एक रोज महालक्ष्मी के मोबाइल फोन पर पड़ गई। असल में महालक्ष्मी के मोबाइल में उसकी कई और लोगों के साथ तस्वीरें थीं। इन तस्वीरों को देखकर मुक्ति रंजन का दिमाग खराब हो गया। उसने इस मामले में महालक्ष्मी से बात की और यहीं से दोनों की लव स्टोरी में दरार पड़ गई। असल में मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से शादी करना चाहता था, उसे इसके लिए राजी करने में लगा था, जबकि महालक्ष्मी लगातार उसे टाल रही थी। 3 सितंबर यानी कत्ल वाली रात भी दोनों के बीच लड़ाई की शुरुआत कुछ इन्हीं वजह से हुई। मुक्ति रंजन महालक्ष्मी के घर में मौजूद था, उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महालक्ष्मी उसे मना कर रही थी। महालक्ष्मी पहले से शादीशुदा तो थी ही, उसके पति ने उसके खिलाफ थाने में एक रिपोर्ट भी लिखवा रखी थी, जिसमें उसने बताया था कि महालक्ष्मी के अशरफ नाम के एक लड़के के साथ भी रिश्ते हैं। महालक्ष्मी की जिंदगी में आने के बाद अब मुक्ति रंजन को भी उसका ये सच पता चल चुका था और ऐसे में जब महालक्ष्मी उससे शादी के लिए इनकार कर रही थी तो मुक्ति रंजन ने समझा कि शायद अलग अलग लोगों से अफेयर के चलते वो उसे रिजेक्ट कर रही है। जबकि दूसरी तरफ मुक्ति रंजन न सिर्फ महालक्ष्मी पर अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा था, बल्कि उसे महंगे तोहफे भी दिया करता था। और अब वो उसे लेकर महालक्ष्मी के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दरअसल महालक्ष्मी के कत्ल से पहले मुक्ति रंजन ने अपने भाई से अपनी निजी जिंदगी में चल रही इस उथल पुथल की स्टोरी शेयर की थी। महालक्ष्मी को जानने वाले लोगों ने पुलिस को बताया है कि वो बेहद गुस्सैल स्वभाव की थी
और मन मुताबिक बात नहीं होने पर लड़ने ले ली। 3 सितंबर की रात को महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद मुक्ति रंजन पूरी रात उसकी लाश के साथ उसके मकान में ही बैठा रहा। वो सारी रात लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचता रहा, दिमाग दौड़ाता रहा और फिर 4 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे वो महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े करने के लिए एक बड़ा सा चाकू खरीदने के इरादे से घर से निकला। 4 सितंबर को मुक्ति रंजन के घर से बाहर निकलने और फिर चाकू खरीदकर वापस लौटने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। मुफ्ती रंजन महालक्ष्मी के कातिल के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए मोबाइल में बहुत वीडियो दिखा। इसका बाद मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी का लाश को टुकड़े करने के लिए सोचा होगा। दूसरे दिन मुक्ति रंजन ने मार्केट से चाकू खरीद कर लेकर आया और लाश को टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया। इसका बाद महालक्ष्मी का घर से मुक्ति रंजन फरार हो गया और अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। उधर बेंगलुरु में रहने वाले मुक्ति रंजन का छोटा भाई स्मृति रंजन लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। बाद में जब मुक्ति रंजन ने अपने फोन ऑन किया तो स्मृति ने उसे कॉल कर अपना फोन स्विच्ड ऑफ कर लेने की वजह पूछी और तभी मुक्ति रंजन ने अपने भाई को बताया कि उसने अपनी पार्टनर महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया है। मुक्ति ने अपने भाई से कहा कि वो भी फौरन अपना कमरा खाली कर कहीं और चला जाए, बाकी बातें वो बाद में उसे मिलकर बताएगा। उसने अपने भाई से ओडिशा भागने के प्लान के बारे में भी बताया था और अपनी फरारी काटने के लिए कुछ रुपए भी उधार मांगे थे। लेकिन जब कत्ल का खुलासा हुआ, पुलिस की मुक्ति के भाई से बात हुई और मुक्ति की तलाश शुरू हुई तो पुलिस को मुक्ति का पहला लोकेशन पश्चिम बंगाल का मिला। इसके बाद पुलिस पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मुक्ति रंजन की तलाश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, मुक्ति रंजन ने खुदकुशी कर ली। पुलिस को अपनी जांच में पता चला है कि महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन करीब 6 महीने से रिलेशन में थे, लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच अक्सर लड़ाइयां होने लगी थी। जहां महालक्ष्मी अकेली किराए पर रहती थी। बात इतनी बढ़ी कि आसपास के लोगों को भी खबर हो गई और एक आध बार तो मामला पुलिस तक भी जा पहुंचा। लेकिन बाद में दोनों ने आपसी रजामंदी से अपने बीच हुए झगड़े को निपटा लिया था। लेकिन एक रोज यही झगड़ा महालक्ष्मी के कत्ल और उसके 50 से ज्यादा टुकड़ों में बंट जाने की वजह बन जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। मुक्ति रंजन रॉय ने अपने सुसाइड में इन झगड़ों का जिक्र किया है।